हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव सर में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने कल ही बोला था कि अपन एक एंक्लेक्स नोट सेट क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें क्या होंगे आपके वेरी इंपॉर्टेंट जो एंक्लेक्स के जो क्वेश्चन है, उन एंक्लेक्स के क्वेश्चन को अपन डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, उन प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने कहा था आप सभी के लिए मैं इंपॉर्टेंट और जो बेसिक प्रायोरिटी वाले जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे दोस्तों, डील करेंगे, देखेंगे। उसके बारे में अपन ने कल बात करी थी और उसी के साथ में बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। आप सभी बिल्कुल जो भी स्टूडेंट अभी तक कल वाली जो क्लास नहीं देखी है, तो ध्यान रखना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे जो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी टाइम गवाए अपनी जो क्लास है दोस्तों, उस क्लास को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब यदि अपन बात करें दोस्तों कि जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो वेरी बेसिक है, वेरी सिंपल है। अब देखिएगा उस क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसका राइट आंसर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है। अब यदि मैं बात करूं क्वेश्चन की कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसके अंदर देखिएगा अपन सिंपल सी बात करें। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पढ़ना है और उसके बाद में आपको राइट आंसर कमेंट करना है। देखिएगा क्या लिखा है, द नर्स इज ए caring for the client following a cerebral vascular accident। नर्स केयरिंग कर रही है, एक जो क्लाइंट है वो किसका, आपका सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीवीए। सीवीए का क्लाइंट है, नर्स उसकी केयर कर रही है, सबसे पहली बात। फिर अपन नेक्स्ट बात करें, क्या लिखा हुआ है कि विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, स्मेल एंड क्या होगा आपका, हियरिंग। मतलब हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए और टेस्ट के लिए कौन सा एरिया जो होता है या कौन सा पोर्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जब आप सीवीए मतलब स्ट्रोक समझ गए, जिस माना कि कोई सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट वाला पेशेंट है और सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट वाला पेशेंट के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, तो बताओ भाई टेस्ट का परसेप्शन क्या होगा, स्मेल का परसेप्शन क्या होगा, हियरिंग का परसेप्शन कौन से लोब के अंदर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छा आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यदि अपन बात करें सबसे पहला लोब दोस्तों, तो जो सबसे पहला लोब है उसका नाम क्या है, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, सेकंड का नाम क्या है, फ्रंटल लोब। थर्ड का नाम क्या है, टेम्पोरल लोब। और फोर्थ का नाम क्या है दोस्तों, पेरेंटल लोब। अब यदि मैं बात करूं कि इसका सेंसेशन क्या होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। जो ऑक्सीपिटल लोब होता है वो दोस्तों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है विजन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि विजन से रिलेटेड है, वो आपका जो लोब है वो है ऑक्सीपिटल लोब। फिर आता है फ्रंटल। ध्यान रखना, फ्रंटल हमेशा जो लोब होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ध्यान रखना वो एक तो आपकी क्या होती है, जो मोटर एक्टिविटी है। किसकी बात करूं मैं, आपका मोटर एक्टिविटी लाइक जजमेंट हो गया। ठीक है, कोई जजमेंट हो गया, कोई एक्टिविटी होगी, इन सभी के लिए जो आपका आता है उसका नाम क्या है, फ्रंटल लोब। फिर कौन सा आता है दोस्तों, फिर जो आपका आता है उसका नाम क्या है, फिर जो आपका आता है उसका नाम है टेम्पोरल। कौन सा लोब है आपका, टेम्पोरल। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों टेम्पोरल लोब की, तो टेम्पोरल लोब के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप सभी को पता है एक तो किसका किया जाता है, ध्यान रखना, ये हो गया आपका टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में हो गया आपका स्मेल, उसके बाद में किसका हो गया, हियरिंग का। किसका हो गया आपका, हियरिंग। ठीक है, तो ये तीनों का परसेप्शन क्या होता है, टेम्पोरल लोब से होता है। और उसके बाद में जो पैरेटल होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो आपने देखा होगा टच, दूसरा क्या होता है टेम्परेचर, कौन सा होता है आपका, तीसरा क्या होता है प्रेशर। क्लियर चीज दोस्तों, तो ध्यान रखना, मैंने आप सभी को बता दिया कि ऑक्सीपिटल लोब तो क्या है, विजन का। फ्रंटल लोब क्या होता है, मोटर एक्टिविटी का। टेम्पोरल लोब क्या करता है, टेस्ट, स्मेल और हियरिंग का करता है। और उसके बाद में पैरेटल लोब है, वो किसका करता है, आपका टच, टेम्परेचर और प्रेशर। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टेस्ट, स्मेल और हियरिंग। इसका मतलब अपना जो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होने वाला है, सी इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। ये बात भी आप सभी को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन,
फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा दोस्तों, और उसके बाद में आप सभी को क्या करना है, इसका राइट आंसर कमेंट करना है। अब अपन बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए क्लाइंट इज बीइंग मॉनिटर्ड यूजिंग ए सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है, एक क्लाइंट है, उसका आप सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर कर रहे हो। फिर लिखा इफ द प्रेशर इज 2 सेंटीमीटर H2, मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट का सीवीपी ले रहे थे और आपका जो सीवीपी है वो कितना आया, 2 सेंटीमीटर ऑफ H2 आया। नर्स को क्या करना चाहिए। अब अपन बात करें किसकी, सीवीपी। सीवीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल वीनस प्रेशर। ठीक है, और ये किसका मेजर करता है, तो ध्यान रखना, ये जो राइट एट्रियम है ना दोस्तों, उस राइट एट्रियम का प्रेशर को क्या बोलते हैं, सीवीपी। मतलब जो सीवीपी का प्रेशर है वो कहां से लिया जाता है, राइट एट्रियम से। ठीक है, अब अपन बात करें कि जो सीवीपी है वो सीवीपी का नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो सीवीपी के नॉर्मल लेवल की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका नॉर्मल लेवल होता है आपका 3 to 8 mmHg। कितना हो गया आपका, 3 to 8 mmHg। उसके बाद मैक्सिमम अपन बात करें तो कितना होगा, यदि मैं बात करूं सेंटीमीटर H2 में तो कितना होगा, 5 to 10 सेंटीमीटर H2। ध्यान रखना, जो सीवीपी है दोस्तों उसको मेजर करने के लिए आपके पास में दो तरीके कौन से, एक तो mmHg में मेजर कर सकते हो, एक आप किस में कर सकते हो, ध्यान रखना, सेंटीमीटर H2 में। अब यदि मैं बात करूं, यहां आपका मेजर किस में किया हुआ है, सेंटीमीटर H2 में। इसका मतलब यदि इसकी लिमिट 5 जो आपका सेंटीमीटर H2 है, ठीक है, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर H2, इससे कम आएगा तो इसको आप क्या बोलोगे, हाइपोवोलेमिया, कि भाई वॉल्यूम कम है, क्योंकि वॉल्यूम को चेक करने के लिए किया जाता है, तो ये कौन सा होगा, हाइपोवोलेमिया। और यदि 10 से ज्यादा आ रहा है, कितने से ज्यादा, आपका 10 सेंटीमीटर H2O से क्या आ रहा है, ज्यादा, इसका मतलब आप ये मान के चलो कि उस पर्सन में क्या हो गया है, हाइपरवोलेमिया। उसमें क्या हो गया है, हाइपरवोलेमिया। ठीक है, ये तो अपने जनरल बेसिक बात होगी। अब रीडिंग आपकी कितनी आई दोस्तों, 5 से कम आई। इसका मतलब ये जो पेशेंट है, इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपोवोलेमिया। भाई इस पेशेंट में क्या सस्पेक्ट होगा, हाइपोवोलेमिया। अब देखो, सबसे पहला हाइपोवोलेमिया वाले पेशेंट में आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले लिखा है कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, कि भाई आपने सीवीपी लिया, 2 आया, सीधा डॉक्टर को बुलाओ। फिर लिखा है स्लो द इंटरवेंशन, मतलब आपको जो आईवी इन्फ्यूजन है उसको आप धीरे कर दीजिएगा। ठीक है, पहले से हाइपोवोलेमिया हो रखा है और आईवी इन्फ्यूजन को स्लो कर दोगे तो इसका मतलब और हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, इसका मतलब ये तो गलत है। फिर लिखा है लिसन द लंग रेल, लंग्स के अंदर जो रेल साउंड है उसको आपको सुनना है क्या, उसको भी नहीं सुनना है। लंग्स के अंदर रेल साउंड दोस्तों कब आएंगे, लंग्स के अंदर रेल साउंड तब आएंगे जब क्या होगा, हाइपरवोलेमिया। अब यहाँ हाइपोवोलेमिया हो रहा है, इसका मतलब रेल साउंड भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेट ए डायूरेटिक, और डायूरेटिक भी दोस्तों कब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपन, जब क्या होता है, हाइपरवोलेमिया के लिए। इसका मतलब ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, ये जो आपका बी वाला हो गया, सी वाला हो गया और डी वाला, ये जो तीनों है ना दोस्तों, ये तीनों किसको शो करते हैं, ये डिनोट करते हैं, ये किसका इंटरवेंशन है, हाइपरवोलेमिया। जब वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका इंटरवेंशन क्या है, ये मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये तीनों चीजों करोगे। अब इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये फर्स्ट। क्या लिखा होगा आपका राइट आंसर क्या दोस्तों, तो कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। अब आप बोलोगे सर इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल क्यों बोला है, इसका मतलब देखो दोस्तों, यहां आपका क्या हो रहा है, तो यहां देखना आपका सीवियर, यहां पर क्या हो रहा है, सीवियर हाइपोवोलेमिया। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन में सीवियर हाइपोवोलेमिया देखने को मिल रहा है। और सीवियर हाइपोवोलेमिया होगा वो पर्सन डेफिनेटली क्या जाएगा, शॉक में जाएगा, और शॉक में जाने के बाद में उस पर्सन की क्या हो सकती है दोस्तों, डेथ हो सकती है। तो ध्यान रखना, डेथ हो सकती है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको आपको कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करना है कि इसके अंदर सीवियर हाइपोवोलेमिया है, ये शॉक वाली कंडीशन में जा सकता है, इस पर्सन की डेथ हो सकती है। क्लियर दोस्तों, ये समझ में आया सारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा, और उसके बाद में आपको इसका राइट आंसर पुट करना है। क्या लिखा है, द डॉक्टर इज प्रिपेयरिंग द रिमूव ऑफ द चेस्ट ट्यूब फ्रॉम क्लाइंट लेफ्ट चेस्ट, मतलब क्लाइंट का जो लेफ्ट चेस्ट है
उसमें जो आपकी चेस्ट ट्यूब लगा रखी है उसको रिमूव करने के लिए डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, क्लाइंट को प्रिपेयर कर रहा है। इन प्रिपरेशन करते टाइम, इन प्रिपरेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द नर्स शुड बी इंस्ट्रक्टेड द क्लाइंट को नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, क्या बोलेगी। देखिए सबसे पहले जब ट्यूब को रिमूव कर रही है नर्स उसको बोलेगी नॉर्मली आप ब्रीथ लो, फिर इसको देखो होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियरिंग डाउन, आपकी ब्रीथ को होल्ड करना है और बियरिंग डाउन करते रहिएगा। उसके बाद में लिखा है आपका नेक्स्ट वन आपका टेक ए डीप ब्रीथ, आपको डीप ब्रीथ लेनी है। उसके बाद में लिखा आपका स्नीज ऑन डिमांड, कि आपको क्या करना है, स्नीज करना है, स्नीजिंग करनी है ऑन डिमांड। अब मैं यदि बात करूं यहाँ पे अपन बात करें किसकी दोस्तों, स्नीजिंग की। यहाँ आप स्नीजिंग करोगे, क्लियर चीज, यहाँ स्नीजिंग करोगे, स्नीजिंग करने में क्या होगी और डिफिकल्टी होगी, वो स्नीजिंग कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वहां क्या लगी है, आपकी ट्यूब लगी है। फिर नेक्स्ट वन ये भी यहाँ बात करें टेक द डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ लेना, डीप ब्रीथ से क्या होगा, कुछ नहीं होता है, ओनली सिंपल डीप ब्रीथ नॉर्मली। तो ध्यान रखना यहाँ पे नॉर्मली डीप ब्रीथ का भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, जब भी ध्यान रखना कोई भी ट्यूब रिमूव कर रहे हैं या जो चेस्ट ट्यूब है उसको दोस्तों रिमूव कर रहे हैं तो उस पर्सन के अंदर आपको क्या करवाना है, होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियरिंग डाउन। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसको कहते क्या, ध्यान रखना जो होल्ड ब्रीथ एंड बियरिंग डाउन इफेक्ट है, ध्यान रखना इसी को अपन बोलते हैं वाल्साल्वास मैन्यूवर। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, वाल, ये हो गया आपका साल्वा, ठीक है, वाल्साल्वा मैन्यूवर, ये हो गया आपका मेन्यू। तो ध्यान रखना जब भी अपन क्या कर रहे हैं, जो ट्यूब निकाल रहे हैं, कैथेटर निकालते हैं, तो उस कंडीशन में अपन कौन सा मैन्यूवर यूज करते हैं दोस्तों, वाल्साल्वास मैन्यूवर यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन यदि अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है। द क्लाइंट हैज एन ऑर्डर फॉर द हेपेरिन, एक क्लाइंट है उसको हेपेरिन का ऑर्डर किया है टू प्रिवेंट द पोस्ट सर्जिकल थ्रोम्बाई, मतलब उसकी कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी के बाद में डॉक्टर ने ये किया है कि आपको हेपेरिन चलाना, इसके लिए ऑर्डर किया है हेपेरिन। इमीडिएटली फॉलोइंग ए हेपेरिन इंजेक्शन नर्स शुड बी, कि भाई आपने सर्जरी हुई है और उसके बाद में थ्रोम्बस को रोकने के लिए आपने हेपेरिन का इंजेक्शन डॉक्टर ने प्रिफर किया है। तो जब हेपेरिन का इंजेक्शन लग रहा है तो आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखो हेपेरिन का जो इंजेक्शन लगता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं आपका, ये हो गया आपका हेपेरिन। जब तक आप पढ़ते रहिए और आंसर सोचते रहिए, हेपेरिन, तो हेपेरिन ध्यान रखना, एक हेपेरिन का एक इंजेक्शन आता है जिसको अपन बोलते हैं लो मोलिकुलर हेपेरिन। कौन सा इंजेक्शन आता है दोस्तों, लो मोलिकुलर हेपेरिन आता है, जिसको अपन क्या देते हैं, हेपेरिन, जिसको अपन सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। कौन से रूट से देते हैं दोस्तों, जो सबक्यूटेनियस रूट है उसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। जब आप हेपेरिन का इंजेक्शन लगाओगे तो आपको ब्लड को एस्पायरेट करना है क्या, फिर लिखा है चेक द पल्स रेट, जब आप हेपेरिन का इंजेक्शन लगाओ उससे पहले आपको पल्स रेट को चेक करना है। उसके बाद मसाज द साइट, जिस जगह आपने हेपेरिन का इंजेक्शन लगाया है वो जगह आपको मसाज करनी है क्या। और लास्ट वन क्या लिखा दोस्तों, चेक द साइट ऑफ ब्लीडिंग, आपको क्या चेक करना है, साइट ऑफ ब्लीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है वो राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। जब ध्यान रखना हेपेरिन क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है। हेपेरिन आपका दोस्तों क्या है, ये डी इसका राइट आंसर है। हेपेरिन ध्यान रखना क्या है आपका, कोगुलेंट, कैसे आपका कोएगुलेंट एजेंट। कैसा एजेंट है दोस्तों, कोएगुलेंट एजेंट है। और इस कोएगुलेंट एजेंट का जो साइड इफेक्ट है, इसका जो साइड इफेक्ट की बात करूं तो इसका साइड इफेक्ट ये क्या करवा सकता है दोस्तों, ब्लीडिंग करवा सकता है। कैसे आपका एंटीकोगुलेंट, मतलब ये क्या करेगा, रक्त का थप्पा बनने से रोकेगा, क्लियर चीज है। इसका मतलब ये ब्लीडिंग करवा सकता है। इसका मतलब आपको क्या करना है, जिस जगह ब्लीडिंग की साइट है उस ब्लीडिंग की साइट को आपको क्या करना है दोस्तों, देखना है। क्या देखना है आपको, ब्लीडिंग की साइट को देखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वेरी इजी। द नर्स इज टेकिंग द वाइटल साइन फॉर
द क्लाइंट एडमिटेड विद द कैंसर ऑफ द पेनक्रियास। एक क्लाइंट है, वो आपके वार्ड में आया है, एडमिट हुआ है, उसको पेनक्रियास का कैंसर है दोस्तों। तो नर्स इज अवेयर द फिफ्थ वाइटल साइन। अब यहाँ पेनक्रियास का कैंसर है, वो पर्सन आपके पास में आया है और नर्स को यहाँ पे आपको किसकी बात कर रहे हैं, अवेयर होना है। किसके बारे में ध्यान रखना कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है। अब यदि मैं बात करूं वाइटल साइन की, नॉर्मल जो वाइटल साइन है, ठीक है, देखो एक का नाम क्या होगा आपका, टेम्परेचर, ठीक है, दूसरे का नाम क्या हो गया, ये हो गया पल्स, तीसरे का नाम क्या हो गया, रेस्पिरेशन, ठीक है, फोर्थ का नाम क्या हो गया, बीपी। अब ये आपके क्या हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बात आती है फिफ्थ की, तो फिफ्थ में अपन बात करते हैं तो जनरली यदि पूछा जाए तो किसको काउंट करना है, आपको पेन को काउंट करना है। और यदि किसी भी टाइप की क्या हो जाए, इमरजेंसी, यदि क्या हो जाए दोस्तों, इमरजेंसी यदि किसी भी टाइप की है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर आपको किसको मानना है, तो आपको मान रहा है जो आपका पिपिलरी रेस्पॉन्स, कौन सा, पिपिलरी रेस्पॉन्स। तो यहां पे बताओ मुझे, कोई किसी भी टाइप की इमरजेंसी है क्या, कोई इमरजेंसी नहीं है। पेशेंट आपका पेनक्रियास कैंसर से हुआ, मतलब पेनक्रियास कैंसर है लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं है, तो ध्यान रखना एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नॉर्मली वाइटल साइन के अंदर नहीं आता है। पेन हो गया, इंसोम्निया भी वाइटल साइन के अंदर नहीं आता है, पिपिलरी रेस्पॉन्स। या तो आंसर बी हो सकता है या आंसर डी हो सकता है। अब यहाँ किसी भी टाइप की दोस्तों इमरजेंसी नहीं है, इसका मतलब ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या जाएगा, बी। यहाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं दे रखी है, ओनली कैंसर वाला पेशेंट है, इसका मतलब उसका जो फिफ्थ वाइटल साइन है वो दोस्तों क्या रहने वाला है, पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन इन द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। उसके बाद देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद में राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रजिस्टर्ड नर्स कंडक्टिंग इन सर्विस फॉर द कलीग्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। एक रजिस्टर्ड नर्स है, वो कलीग्स के साथ में इन सर्विस एजुकेशन के अंदर है और वो एक पेप्टिक अल्सर के सब्जेक्ट के ऊपर क्या करे, डिस्कस। द नर्स वुड बी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव एजेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर, कि पेप्टिक अल्सर का कौन सा मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है। अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा दोस्तों, अब जितना क्वेश्चन बड़ा है, अभी क्वेश्चन इंग्लिश टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आंसर बिल्कुल इजी होगा। भाई ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे, ये भी पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव एजेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर, नहीं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन को घुमाया। जब ये इतने क्वेश्चन आपको बड़े लगते हैं ना, वो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब अपन बात करें, सबसे पहले बताओ भाई पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव एजेंट का नाम क्या, नाइजीरिया गोनेरिया है। सेकंड वन इसका नाम क्या है आपका, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। थर्ड वन एच पाइलोरी, फोर्थ वन इकोलाई। अब ये तो आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता है इसका जो पॉजिटिव एजेंट है पेप्टिक अल्सर का, उसका नाम है आपका एच पाइलोरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलिकोबैक्टर। क्या बोलते हैं जिसको अपन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोला जाता है। तो ध्यान रखना एच पाइलोरी इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा तो नॉर्मल फ्लू के लिए होता है, ई कोलाई ध्यान रखना डायरिया करवाता है, बहुत सारी चीजें। ये गोनोरिया भी क्या करता है, ये आपका ये इन्फेक्शन करवाता है। तो यहाँ पेप्टिक अल्सर का जो पॉजिटिव एजेंट है किसका दोस्तों, पेप्टिक अल्सर का, तो ध्यान रखना इसका नाम है एच पाइलोरी। और एच पाइलोरी को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक जो टेस्ट किया जाता है दोस्तों, और उस टेस्ट का नाम क्या है, उस टेस्ट का नाम याद रखना, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। क्या नाम है दोस्तों, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। क्या नाम है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट किस बैक्टीरिया, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों एच पाइलोरी। और एच पाइलोरी इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। ये किसका पॉजिटिव एजेंट है दोस्तों, पेप्टिक अल्सर का पॉजिटिव एजेंट है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एन इंपोर्टेंट इंटरवेंशन इन मॉनिटरिंग द डाइटरी कॉम्प्लेंस ऑफ द क्लाइंट विद द बुलिमिया। वेरी इंपोर्टेंट साइकेट्रिस्ट क्वेश्चन है कि भाई जब पेशेंट आपका बुलिमिया का क्लाइंट है, उस क्लाइंट बुलिमिया के क्लाइंट के साथ में आपको क्या डाइटरी मॉनिटरिंग आपको करनी है।
पेशेंट किसका, बुलिमिया का। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, अलाउइंग द क्लाइंट प्रोवाइड प्राइवेसी ड्यूरिंग द मील टाइम, कि मतलब वो क्लाइंट खाना खा रहा है मील टाइम, उसको प्राइवेसी मिलनी चाहिए। फिर लिखा आपका प्रीसाइंग हर द ईटिंग ऑफ द मील, कहने का मतलब प्रीसाइज हर फॉर द ईटिंग हर मील, उसके लिए पहले प्रीसाइज हो। फिर नेक्स्ट लिखा है ऑब्जर्विंग हर 1 to 2 आवर आफ्टर मील, कि भाई आपको 1 से लगाकर 2 घंटे खाना खाने के बाद में उसको ऑब्जर्व करना है। फिर लिखा है अनक्रेज हर टू चूज द फूड सी लाइक द ईट द मॉडरेशन, कहने का मतलब है कि उसको फूड चूज करने का मौका मिले। अब यहां बात किसकी हो रही दोस्तों, बुलिमिया। अब आप सभी को पता है कि ये जो साइकेट्रिक है, इस साइकेट्रिक का ईटिंग डिसऑर्डर है। किसकी बात करूं, साइकेट्रिक, और साइकेट्रिक में क्या दोस्तों, ईटिंग डिसऑर्डर। कैसे डिसऑर्डर है, ईटिंग। ईटिंग डिसऑर्डर वैसे कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या नाम है दोस्तों, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। और दूसरे का नाम क्या दोस्तों, दूसरे डिसऑर्डर का नाम है बुलिमिया, बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। ये हो गया आपका बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। अब यहां क्वेश्चन आपका बुलिमिया का पूछा है। देखो वैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब होता है इसमें पर्सन खाना खाता ही नहीं, क्लियर चीज है। इसमें क्या होगा, नो फूड, इसमें आपका खाना नहीं लेता है, खाने को अवॉइड करता है, लेकिन इसमें क्या करता है, ध्यान रखना इस बीमारी में एक्सेस फूड, इसमें फूड क्या कर रहा है, ज्यादा ले रहा है, एक्सेस फूड टेकन। यहाँ पे फूड क्या लिया जाता है, ज्यादा लिया जाता है, यहाँ पे फूड बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। अब अपन बात करें कि यहाँ पे मैं बात करूं एक्सेस फूड, यहाँ पे अपन बात करें नो फूड, मतलब बिल्कुल फूड नहीं लिया जाता है। अब यहाँ क्या हो, इन दोनों में खाना नहीं खाएगा तो भी वो पर्सन क्या करेगा, वोमिटिंग करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, ज्यादा खाना खाएगा और उसके बाद में भी क्या करेगा, वोमिटिंग। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुलिमिया का पूछा है कि कोई भी पर्सन है बुलिमिया, मतलब वो ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा खाना खाने के बाद में वो क्या करता है, वोमिटिंग करता है। वोमिटिंग इसलिए करता है, ये जो बीमारी है दोस्तों, ये अडोलसेंट जो गर्ल होती है उनमें देखने को मिलती है। जो अडोलसेंट गर्ल ऐसे सोचती है कि कहीं मैं मोटी नहीं हो जाऊं, मैं मोटी नहीं हो जाऊं, तो मोटी नहीं होने के चक्कर में वो खाना एक पहले ज्यादा खाती है और फिर ज्यादा खाने के बाद में सोचती है मैं मोटी नहीं हो जाऊं, खाना खाना छोड़ देती है। जब वो खाना खाना छोड़ेगी दोस्तों, इसका मतलब खाना एक तो कम खाएगी, या ज्यादा खाए तो क्या करेगी, उल्टी करेगी, सोचेगी यार मैं वोमिटिंग, मैं क्या हो जाऊंगी, बीमार हो जाऊंगी, तो वो क्या कर देगी दोस्तों, वोमिटिंग करेगी। तो आपको इसमें क्या करना है, उस पर्सन को ऑब्जर्व करना है कि वो वोमिटिंग कब करेगी, जब वो खाना खाएगी। तो उसने जैसे ही मील लिया है, खाना खाने के 1 से लगाकर 2 घंटे तक उसको दोस्तों क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या करना है उसको, ऑब्जर्व इसलिए करना है कि वो वोमिटिंग नहीं करे, क्या नहीं करे, वो वोमिटिंग नहीं करे, इसलिए ऑब्जर्व करना है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका आपके सेंट्रल एग्जाम के जो सेंट्रल का एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि बुलिमिया वाले पर्सन के अंदर आपकी सबसे ज्यादा नर्स की क्या जिम्मेदारी बनती है। तो ध्यान रखना खाने के 1 से लगाकर 2 घंटे बाद उसको क्या करना है दोस्तों, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा। अज्यूमिंग दैट ऑल हैव अचीव द नॉर्मल कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन इज द ग्रेटर रिस्क फॉर द एक्सीडेंट पॉइजनिंग, मतलब ऐसी बच्चों के अंदर कौन सी एज है जिसमें ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो रिस्क रहती है, ग्रेटर रिस्क फॉर द एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, कि बच्चों के अंदर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग मोस्टली कौन सी एज के अंदर होती है। ये पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले लिखा है कि बच्चों की क्या होगी, ध्यान रखना कि भाई आपका 6 मंथ के ऊपर बच्चे पॉइजनिंग ज्यादा होती है। फिर लिखा है 4 ईयर का बच्चा होगा तब पॉइजनिंग ज्यादा करता है, 12 साल का बच्चा होगा तब पॉइजनिंग ज्यादा करता है, या 13 साल का बच्चा होगा जब पॉइजनिंग ज्यादा करता है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें, देखो दोस्तों, यदि कोई चिल्ड्रन है वो 13 साल का हो जाए, इसका मतलब बच्चा समझने लग जाता है, वो क्या होता है आपका मोस्ट अंडरस्टूड, क्लियर चीज है। वो क्या होता है आपका मोस्ट अंडरस्टूड, समझ लग जाता है, वो कभी जहर नहीं खाएगा, वो इतना समझने लग जाता है कि क्या चीज खाने लायक है और क्या नहीं है, मतलब एक्सीडेंटली तो वो नहीं खाएगा। 12 साल का होगा वो भी बच्चा समझेगा, ध्यान रखना। तो 12 या 13 साल का बच्चा है
वो कभी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग नहीं कर सकता, ठीक है, उसको पता नहीं रहेगा, वो पॉइजनिंग नहीं कर सकता। अब बात आती है 6 मंथ की, तो 6 मंथ में बच्चा इतना मूवेबल नहीं होता है। यहाँ बच्चा क्या होता है आपका नॉन क्या होगा आपका मोबाइल या मूवेबल, इतना मोबाइल नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना बच्चा क्या होता है, ध्यान रखना 4 साल का होता है तब वो क्या होता है मोर मोबाइल। मोर मोबाइल का मतलब क्या होता है, वो इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, एक्टिविटी करता है, तो एक्सीडेंटली कोई भी चीज को क्या कर सकता है, पॉइजनिंग कर सकता है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए एक्सीडेंटल पॉइजनिंग मोस्ट कॉमनली सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज, तब आपको दोस्तों क्या मानना है 4 साल में। ध्यान रखना 4 साल का बच्चा सबसे ज्यादा मूवेबल होता है, और मूवेबल होने की वजह से वो क्या करता है, एक्सीडेंटली किसी भी चीज को क्या कर सकता है, पॉइजनस चीज को अपनी बॉडी के अंदर इंड्यूस कर सकता है। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द नर्स इज ए केयरिंग फॉर द पेशेंट विथ सस्पेक्टेड डायवर्टिकुलाइटिस। नर्स है वो क्या करेगी, पेशेंट की केयर कर रही है, और वो पेशेंट किसका हो सकता है, डायवर्टिकुलाइटिस का हो सकता है। फिर लिखा है द नर्स वुड मोस्ट प्रूडेंट क्वेश्चनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोसिस। अब मतलब ये कि नर्स ऐसा कौन सा डायग्नोसिस है जिसके ऊपर क्वेश्चन उठाएगी कि डायवर्टिकुलाइटिस में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अपन बात करें, बताओ भैया कि भाई एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड नहीं करना चाहिए, या बेरियम एनीमा नहीं करना चाहिए, या सीबीसी नहीं करनी चाहिए, या सीटी स्कैन नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले यदि दोस्तों अपन बात करें डायवर्टिकुलाइटिस क्या होता है, एक वर्ड आता है दोस्तों डायवर्टिकुलम। क्या नाम है दोस्तों, डायवर्टिकुलम। डायवर्टिकुलम का मतलब ये होता है आउट पाउचिंग। क्या होता है दोस्तों, ये हो गया आपका आउट पाउचिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन है, उस लार्ज इंटेस्टाइन की आउट पाउचिंग हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, डायवर्टिकुलम। अब उस आउट पाउचिंग के अंदर किसकी बात कर रहा हूं, कि जो आउट पाउचिंग है उस आउट पाउचिंग के अंदर क्या हो जाए, इन्फेक्शन। आउट पाउचिंग के अंदर क्या हो जाए दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसी जो कंडीशन है उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोला जाता है डायवर्टिकुलाइटिस। क्या बोला जाता है आपका, डायवर्टिकुलाइटिस बोला जाएगा। ठीक है। अब अपन बात करें इसमें क्या नहीं करना चाहिए, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल करना चाहिए, यूएसजी आप करवा सकते हो, उसके बाद सीबीसी आप करवा सकते हो इन्फेक्शन को देखने के लिए, और सीटी स्कैन भी आप करवा सकते हो। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, ध्यान रखना, बेरियम एनीमा यूज नहीं करना है। क्या नहीं यूज करना है दोस्तों, बेरियम एनीमा कभी भी यूज नहीं करना है डायवर्टिकुलाइटिस वाले पर्सन में। अब आप बोलोगे सर डायवर्टिकुलाइटिस वाले पर्सन में बेरियम एनीमा क्यों यूज नहीं करना है, इसलिए यूज नहीं करना है क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो इस डायवर्टिकुलाइटिस में क्या कर देता है, ध्यान रखना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन करता है। क्या करता है दोस्तों, ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन करता है। जब इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन कर देगा, इंटेस्टाइन के अंदर डैमेज करेगा, तो कभी भी आपको क्या नहीं करना है, जो बेरियम एनीमा है दोस्तों उसको आपको किस में यूज नहीं करना है, तो वो आपको डायवर्टिकुलाइटिस वाले कंडीशन में यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या लिखा हो, वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। इन द प्लानिंग केयर ऑफ पेशेंट विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक पेशेंट है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का है और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। फिर लिखा द नर्स आइडेंटिफाई विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज द प्रायोरिटी। दोस्तों बहुत बढ़िया और बहुत शानदार क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्लानिंग केयर ऑफ पेशेंट विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट है और नर्स को नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, तो उसमें आप किसको प्रायोरिटी दोगे। सबसे पहला एंजाइटी को प्रायोरिटी दोगे, स्किन इंटीग्रिटी को प्रायोरिटी दोगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को प्रायोरिटी दोगे, या अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी दोगे। प्रायोरिटी दोस्तों आप किस चीज को दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसकी बात करें दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस। और अल्सरेटिव कोलाइटिस की यदि मैं बात करूं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होगा दोस्तों,
इसके अंदर ये होता है, सबसे पहला तो ध्यान रखना, इसको अपन बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बोवल सिंड्रोम या डिजीज का पार्ट होता है। आईबीएस का क्या पार्ट होता है, जिसके अंदर एक तो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अब अपन बात करें इसके अंदर होगा क्या, तो ध्यान रखना अल्सरेटिव कोलाइटिस मोस्टली क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज। क्या होती है, ऑटो इम्यून डिजीज है, और ऑटो इम्यून डिजीज है ये आपकी। अब देखो इसमें आप सबसे ज्यादा क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में, तो ध्यान रखना एंजाइटी ये भी करते हैं, स्किन इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। प्रायोरिटी किसको देनी दोस्तों, आपको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को प्रायोरिटी देनी है। अब आप बोलोगे सर इसको प्रायोरिटी क्यों देना है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को, तो इसलिए प्रायोरिटी देना है क्योंकि यहां से आपका क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ तो ध्यान रखना फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की वजह से क्या होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रोलाइट जो आपका इंबैलेंस होगा, ठीक है, एक तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की रिस्क रहती है, इसलिए ध्यान रखना आपको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को प्रायोरिटी देना है। दूसरा ध्यान रखना, यदि फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिसिटी होगी और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में ध्यान रखना क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है आपका, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यदि क्वेश्चन आ जाए कि यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला पर्सन है, उस अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पर्सन के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज के होने की रिस्क है, तो ध्यान रखना मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस। तब आपको राइट आंसर क्या देना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की सबसे ज्यादा क्या रहती है दोस्तों, संभावना रहती है। क्लियर चीज है, तो ये बात भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा और वेरी इजी और वेरी सिंपल आपका क्या दोस्तों ये क्वेश्चन है। क्लियर चीज है। उसके बाद देखिएगा आज का जो आपका है सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन की अपन दोस्तों क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, राइट आंसर इसको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर चीज है, इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद में आपको राइट आंसर इसका कमेंट करना है, क्योंकि अपन ने काफी चीजें इसके अंदर दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतना ही जो सेशन रहेगा, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के इसका राइट आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर पुट करना है। क्लियर चीज है, इसको पढ़िएगा अच्छे से, उसके बाद इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अपन ने देखो आज एक्सपेरिमेंटल के तौर पे अपन ने कुछ एक चीजों को डिस्कस किया। मैं आपने 10 क्वेश्चन अपने सोल्व किए विथ रेशनल दोस्तों अपने सोल्व किए। ठीक है, तो ये जो आपका नॉरसेट के ऊपर एंक्लेक्स बेस्ड जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपको दोस्तों कैसी लगी आप बिल्कुल जरूर बताना एक बार। और अपन इसको डेली कंटिन्यू करेंगे, डेली अपनी जो क्लासेस है वो अपनी डेली क्लासेस आती रहेगी। तो ज्वाइनिंग आपको थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आप ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। ध्यान रखना ये क्लास, ध्यान रखना अपन ने काफी बहुत दिन बाद में इस क्लास को स्टार्ट किया है, तो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स है दोस्तों, वो स्टूडेंट्स क्या है मतलब जुड़ नहीं पाएंगे, तो उन सभी स्टूडेंट तक क्लास को आपको शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों ये चैनल आपका नहीं, ये जो चैनल है वो मेरा नहीं, किसका है दोस्तों, आपका है। क्लियर चीज है, तो थैंक यू सो मच ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आपका जो कीमती कमेंट है वो देना न भूले। Thank you so much all my loving dear student. Thank you.